नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। आज देश के बहुत ज़्यादा युवा ऐसे हैं जो मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। बेरोज़गारी और दूसरी समस्याएं युवाओं को इतना जकड़े हुए हैं कि वो लगातार अवसाद के शिकार हो रहे हैं, वो एंग्री हो रहे हैं, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो लिंचिंग कर रहे हैं, वो मर्डर कर रहे हैं। तो कितनी ही दिक्कतें उनके सामने हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो इन समस्याओं को अंडरलाइन नहीं कर रही, उनको समझ नहीं पा रही। और एक तरह से ऐसे युवा जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है आज के समय में, नेग्लेक्टेड है। लेकिन इस बात को समझा है कुछ युवा एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने समझा है और वो इस मिशन को कि युवाओं को जो मानसिक परेशानियां हैं उनको संभालना है, उन तक पहुंचना है और उनकी समस्याओं से समाज को रूबरू करना है, उनके लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करना है और उनको भी इस जगह पे लेके आना है कि वो इन समस्याओं से बाहर निकलें, खुद कोशिश करें और प्रोफेशनल एड्स उनको दिलवाने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए ये युवा एक्टिविस्ट हैं मेरे साथ और इसको ये एक बाइक जत्था लेके निकले हैं दिल्ली से कश्मीर और फिर वापस दिल्ली। और ऐसे समय में, जिस समय आप जानते हैं देश के हालात किस तरह से हैं, और ऐसे हालात में 20 अप्रैल को ये युवा अपनी अपनी बाइक को लेके दिल्ली से निकले थे और इस बीच पहलगांव की घटना हुई, दूसरी बहुत सारी परेशानियां हुई और उन परेशानियों से जूझते हुए ये जत्था हमारे बीच आज रोहतक में है। इनसे बात करेंगे, इनके अनुभव जानेंगे और इनकी लीडर जो हैं यंग एक्टिविस्ट हैं सहर हाशमी, उनसे बात करेंगे कि ये कैसे आपने सोचा और इसका कैसे आपके दिमाग में आया। पिछले साल मैंने अपनी बाइक खरीदी थी मार्च में, तो तब मैंने मम्मी को कहा था कि मुझे कश्मीर जाना है अपनी बाइक को लेकर, और उस साल मैं 2 बार वैसे कश्मीर गई थी। तो मेरा बहुत मन था कश्मीर जाने का अपनी बाइक को लेकर, पर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थी तब अपनी बाइक, क्योंकि वो नई थी, प्लस बहुत भारी बाइक है, रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350। तो मुझे थोड़ा वक्त लगा। फिर जनवरी में जब मैं टंगधार जाकर वापस आई, तब मैंने मम्मी को फिर से बोला कि मैंने आपको कहा था ना पिछले साल कि मुझे अप्रैल में जाना है। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि मैं जा ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस फैलाऊँ, जो मैंने झेला वो मैं दुनिया को बताऊँ, शायद कोई बदलाव आएगा। और तब मैंने कहा था कि मुझे अकेले जाना है, मुझे कोई किसी के साथ नहीं जाना है। पर मदर बीइंग अ मदर, मम्मी को लगा कि नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी, एक ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हों, लाइफ में कोई क्राइसिस हुआ तो वो मैनेजमेंट में कर पाएँ, क्योंकि मैं शायद नहीं कर पाती अकेले। अब मैं अकेले जाती और लैंडस्लाइड हो जाती तो मैं तो पैनिक कर जाती, और मुझे ही ब्रेक डाउन हो गया था, तो मैं किसको संभालती, या बाइक संभालती, अपने आप को संभालती। तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द टीम दैट आई हैव हैड। ये हम सबकी टीम है, हम सब ने मिलकर अलग अलग चीज़ों पर काम किया है इस पूरे दौरान, एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये आपका जो टूर है, इसका नाम मैंने देखा कि ब्रेकिंग स्टिग्मा 1 माइल एट ए टाइम। जी, ये नाम कहाँ से आया? ये नाम मेरी मॉम ने सोचा था। एक्चुअली हमारा यही प्लान था कि हम हर कदम पर स्टिग्मा को तोड़ेंगे, तो उसी का वजह से हमने ये नाम रखा है। जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार अपने साथियों का परिचय अगर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा नाम देव देसाई है और मैं अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ। अनहद जो संस्था है जो सेकुलरिज्म पे काम करती है, जो पीस पे काम करती है, हम कम्युनल हार्मनी पे काम करती है, उसमें पिछले 20 सालों से मैं शबनम हाशमी के साथ गुजरात में और रेस्ट ऑफ हिंदुस्तान में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम देव देसाई है। समन्यु शुक्ला हमारे साथ है, वो फिल्म मेकर है। उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट पे फिल्में बनाई है और ये सब्जेक्ट शायद उनके लिए नया है, बट हाँ 20 दिनों से हमारे साथ है एंड इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। हमारे साथ नाज़नीन शेख है। नाज़नीन शेख महाराष्ट्र धुले से है और धुले में वो खुद
संगीत बहुत अच्छा गाती है, गाना बहुत अच्छा गाती है, तो ये पूरे सफ़र में हमारे साथ उन्होंने गाना गाया है सारी कॉलेजेस में, स्कूल में, और लोगों को हिम्मत बढ़े उस तरीके के गाने, जिसको हम क्रांतिकारी गाने कह सकते हैं एक तरीके से। और नाज़नीन खुद जो है वो सोशल एक्टिविस्ट है, महिलाओं के इश्यूज़ पे, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ पे, कम्युनल इश्यूज़ पे वो अपने शहर में और आसपास जहाँ भी ऐसी टेंशन होती है वहाँ पे वो लड़ाई लड़ती है। That's it. और हमारे साथ एक मेराज भट्ट थे हमारे साथी, जो कश्मीर से आए थे हमारे साथ, दिल्ली से चले और कश्मीर में भी हमारे साथ रहे, बट बिकॉज ऑफ द पहलगाम इंसिडेंट्स हमें भी लगा कि अगर अब जिस तरीके से मीडिया में पूरे देश में जो माहौल हो रहा है और उसमें एज अ कश्मीरी और वो भी मुसलमान नाम के साथ में होने से उनकी जान के साथ हम खतरा नहीं ले सकते थे। तो जम्मू तक वो हमारे साथ रहे और जम्मू के बाद फिर वो वापस चले गए। जम्मू से हमारे साथ एक कपिल भाई जम्मू के थे जो हमारे साथ रहे, और आज सुबह जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, तो वो जम्मू और जम्मू के आसपास उनका कोई गांव है पूंछ के आसपास, तो उनके घर से बहुत कॉल आए और डेफिनेटली टेंशन होता है इस हालात में, तो उनको आज सुबह वापस जाना पड़ा। तो हम 5 की टीम थी, अब आज 4 की बच गई है। जी, कितने स्टेट और कितने किलोमीटर आपने सफ़र किया है? हम लोगों ने सफ़र किया है तकरीबन आज 3200 किलोमीटर हो गया, 3200 के आसपास हो गया, और दिल्ली से निकले हम हरियाणा, चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से हरियाणा, पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में भी हमने जो कश्मीर जाने वाली 2 मेन रोड है, एक मुगल रोड है, क्योंकि हम जिस दिन पहुँचे उस दिन पहलगाम इंसिडेंस हुआ था, तो वो रोड बंद था, उसकी वजह से हमें मुगल रोड होके जाना पड़ा, जहाँ कश्मीरी भी प्रीफर नहीं करते उस रोड से जाना, क्योंकि वो बहुत डेंजरस रोड है। वहाँ से हम लोग बाइक लेके शहर में और बाकी सारे साथी हम लोग गए, और वापसी में जब हम अनंतनाग से दूसरे जो रामबन वाला रोड है वहाँ से आए, उस रोड पे उस दिन हमारे कुछ मिनट पहले, मतलब हम जहाँ पहुँचे उससे शायद कुछ मिनट पहले ही लैंडस्लाइड हुआ, तो हम लोग 6 घंटा फंस गए थे वहाँ पे। तो बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहा, पर सच में मतलब खुशी इस बात की है कि हम जो भी ये 4000-3000 लोगों तक पहुँचे हैं, नौजवानों तक पहुँचे हैं, गाँवों में पहुँचे हैं, उनको मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर कर पाए। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अगर हम एक पीसफुल समाज की कल्पना करते हैं, एक शांति समाज की कल्पना करते, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है लोगों के दिमाग सही होना, ताकि वो पीस के लिए सोच पाए। अगर लोगों के दिमाग में डिप्रेशन है और भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, एंजाइटी है, आपने जैसे अपनी शुरुआत में बताया कि फिर नौजवान क्या क्या कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसा समाज, अच्छा समाज चाहते हैं, तो ये भी काम का एक हिस्सा है मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना। और हमें बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोग इस इशू पे के ऊपर काम करते हैं, और हमने जो जर्नी की है, ऐसी जर्नी शायद दुनिया में कहीं भी नहीं हुई है। और इस मुद्दे को लेके तो बिल्कुल नहीं। हाँ, इस मुद्दे के साथ जर्नी नहीं हुई। बाइक राइड करने वाले तो हज़ारों लोग हैं, बट इस मुद्दे के साथ लोगों को अवेयर करना, स्टिग्मा तोड़ना, और लोगों को वोकल बनाना इस मुद्दे पे, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लोग एक स्टिग्मा की तरह देखते हैं समाज में। उसको अगर परिवार में कोई है तो उसको नहीं मानते, जाहिर नहीं करते कि ये हमारे घर में किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज है, खुल के बोलते नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्या करते, किसी बाबा के पास चले जाएंगे, तांत्रिक के पास चले जाएंगे, पर खुल के नहीं करते उसका इलाज। तो हमारे जाने से हो सकता है, मतलब एक जुगनू की तरह हमारा काम है, जो अंधेरे में दीपक का काम करता है। तो हम भी मानते हैं कि इतने बड़ी हमारी देश की आबादी है और इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, और उसमें हमने जो ये 3-3.5 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, तो हमारा काम जुगनू की तरह ही रहेगा। पर ये काम यहाँ अटकने वाला नहीं है, ये काम हम जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये सारे काम मैं करता रहूँगा। आप युवाओं से मिले हैं, तो किस किस तरह की उनकी परेशानियाँ आपको वहाँ पे नज़र आई, जो उनके दिमाग को, उनके सोचने के प्रोसेस को ब्लॉक करती है? एक्चुअली जितने भी स्कूल, कॉलेजेस या फिर गांव, शहर में मैं गई, वहाँ पर जो मेनली इश्यूज़ आए बच्चों में, वो ये थे कि उनकी फैमिलीज़ उन्हें समझती नहीं है। अगर उनको ऐसे इश्यूज़ हैं और वो सिम्टम्स दिखा भी रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, या फिर बहुत अग्रेसिव हैं, या इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ाई में, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तब भी फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं बहुत इग्नोरेंस है, एंड बच्चे बहुत अकेला फील करते हैं और उम्मीद ही नहीं कर पाते कि उनको समझा जाएगा। और आई थिंक रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं इस पूरी जनरेशन में,
रिलेशनशिप के बहुत इश्यूज हैं जो लोग सोच लेते हैं कि अगर इस लड़की ने मुझसे प्यार नहीं किया, इस लड़के ने मुझसे प्यार नहीं किया, मैं तो जा रहा हूँ मरने, उसका मजाक बन गया है। एंड उनको लगता है कि लाइफ इतनी इजीली गिव अप करी जा सकती है। तो आई थिंक मेनली यही इश्यूज थे। और सबसे सैड पार्ट ये था कि मुझे मतलब ये तक सुनने में आया कि मैम हमने टीचर से बात करी अपने स्कूल के, पर उन्होंने हमारी बात समझी नहीं, कहीं ना कहीं हमें इग्नोर कर दिया या फिर हमारी पर्सनल बातें बाकी लोगों में फैला दी जाके। एंड टीचर्स के बारे में मुझे ऐसे सुनने में आया, तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, बिकॉज मेरे टाइम पे टीचर्स ने मुझे समझा ही नहीं था, एटलीस्ट ये नहीं किया था। एंड अब आई थिंक कुछ जगहों पे मैंने ये भी देखा कि टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, बच्चों से उनकी एक अच्छी रिलेशनशिप है, एक बॉन्डिंग है, जो मैं बहुत प्राउड थी देखकर। एंड मेरे टाइम पे ये सब मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था। आप देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं और बहुत ही सेंसिटिव टाइम पे गए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस, लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया आपको? अनजान लोगों के बीच में आप गए तो उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? लोगों के बारे में बड़ी अजीब सी हमारी समझ है कि इस समय का जो माहौल है उसमें कि कोई किसी को समझता नहीं है, अनजान लोगों को लेके उनके मन में एक डर है, एक दुराव है, एक धर्म को लेके, जाति को लेके, इलाके को लेके। तो आपको लोगों ने कैसे वेलकम किया या इग्नोर किया, कैसा लगा? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मतलब हमारी जर्नी में हमारे साथ किसी ने भी मिसबिहेव नहीं किया, और कश्मीर में भी मतलब लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया, हमें घरों में इनवाइट किया, हमें चाय पे बुलाते थे, बहुत मतलब ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम उन्हें सालों से जानते हो। कभी भी हमें डर नहीं लगा उनके आसपास होने में। और बाकी जगहों पे भी हमें हर जगह बहुत अच्छा वेलकम मिला, बहुत सेफ स्पेस मिली एक रहने के लिए, एक अच्छी तरह हमें खाना पीना हमारा हुआ, और सबने बहुत ख्याल रखा है इस पूरी ट्रिप पर। ऐसा कुछ भी जो मैं बोलूँगी नेगेटिव चीज़ हमने एक्सपीरियंस नहीं की, अदर दैन एक लैंडस्लाइड हो गई या फिर बहुत ही मुश्किल रास्ता, जैसे देव भाई ने बताया, मुगल रोड जैसा रास्ता लेना पड़ा। और मैं पहली बार दिल्ली से बाहर बाइक चला रही थी, पहाड़ों पे पहली बार चला रही थी, बर्फ़ में पहली बार चला रही थी, और नो रोड टाइप रोड पे चला रही थी, जहाँ पे नीचे आई थिंक 12,000 फीट के बाद खाई है, वहाँ पहली बार चला रही थी। वो सब ने मुझे बहुत डर मेरे अंदर लाया, उसकी वजह से मुझे ब्रेकडाउन्स हुए, बट नॉट बिकॉज ऑफ पीपल। जी, 20 तारीख को आपने अपनी जर्नी शुरू की और 22 तारीख को पहलगाम में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, और उस अटैक के बाद जो माहौल देश में बना, तो आपको कश्मीर जाते हुए डर नहीं लगा आप लोगों को? कोई आप में से जो भी इसको बताना चाहे। देखिए, हम लोग जो है सभी साथी हमारे संविधान में यकीन करते हैं और पीस के लिए भी काम करते हैं। तो ये जो इंसिडेंस हुआ उसको हम तहे दिल से कंडेम करते हैं कि वो बहुत गलत हुआ जिसने भी किया वो, और जो लोग मरे उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। पर हम लोग जब कश्मीर लगा, परिवार से बहुत सारे फ़ोन आए, दोस्तों के बहुत सारे फ़ोन आए कि, और जिस तरीके से हमारे देश में मीडिया ने जो हवा खड़ा किया जो इंसिडेंट्स के बारे में हुआ, वो बहुत गलत हुआ। पर मीडिया ने जिस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजियस को और टारगेट किया, मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ थे, और मैंने पर्सनली देखा कि कश्मीरी लोग जितने भी मैं जानता था, उसके अलावा हम लोग जितने लोगों से मिले, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दुखी थे कि ये घटना से, ये जो लोग मारे गए हैं उनकी मौत से दुखी थे कि ये घटना जो हुई है वो उससे बदनाम हम कश्मीरी हुए हैं। ये हमें बहुत सारे लोगों ने बताया, और बिकॉज ऑफ कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है, बट ये इंसिडेंट्स की वजह से और ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी मिली हमें। मतलब रास्ते पे हमें कोई मिल रहा है, हम सड़क पे जा रहे हैं और अगर 2 मिनट रुक गए, कोई आया अपनी गाड़ी लेके चल रहा है, देख रहा है कि बाइक लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में रुक के सेट कि चलिए हमारे घर आप चाय पीजिए, हमारे घर खाना खाइए, आपको परेशानी है तो आप रुक जाइए, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो हम आपको देते। इस तरीके की जो हॉस्पिटैलिटी थी और अपनापन था, वो शायद मुझे बाकी जगह नहीं देखने को मिला। तो हाँ, जो घटना है उसको तो निंदनीय है, और वायलेंस जो है हमेशा समाज को बर्बादी की ओर ले जाता है, और सत्य और अहिंसा, पीस जो है वो समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। तो हमें शायद पीस और उसके बारे में सोचना चाहिए। जी, तो मतलब आपका मानना है कि जो हमारे संविधान की ताकत है, जो सत्य और जो अहिंसा की ताकत है,
उसने आपको हिम्मत दी कि आप वहाँ तक जा पाए। बिल्कुल। इसके बावजूद शहर, मुझे लगता है कि जब हम निकलते हैं तो हमारे साथ अच्छे बुरे दोनों तरह के इंसिडेंट होते हैं जो हमें याद रहते हैं लंबे समय तक। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको ऐसा याद हो पॉजिटिव, जिसने आपको लगातार इस तरह का काम करने की हिम्मत देने का काम किया हो, कोई ऐसा इंसिडेंट? हाँ, बटालियन वाला तो है ही। सो जम्मू में हम विमेन बटालियन के साथ बात कर रहे थे। पुलिस, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स थी। आई वॉज वेरी शॉक टू सी जिस तरह दे ओपनड अप टू मी, एंड जिस तरह वो नहीं चाहते थे मैं वहाँ से जाऊँ। वो मुझसे बात करना चाहते थे। उनके घर में इश्यूज़ थे, उनके हस्बैंड्स के साथ इश्यूज़ थे, उनकी फैमिलीज़ में इश्यूज़ थे, उनके बच्चों के साथ इश्यूज़ थे। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसी जगह में भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ मुझे देखने को मिलेंगे। बट it was very shocking, and the way they just gave me so much love and they were so proud of what I was doing. एक लड़की होकर उनको मैंने हिम्मत दी कि वो भी लड़ सकते हैं अपनी लड़ाइयाँ, तो that was very good for me. Also जब मुझे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स और देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को खुशी भी होती है और उदासी भी होती है। खुशी इस बात की होती है कि मैं उनसे बात कर कर उनके वो अंदर के तूफ़ान को बाहर निकाल पाई, और बुरा इसलिए लगता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनके पास कोई हेल्प नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। आई वॉज़ लकी टू हैव अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम, टू हैव अमेजिंग फैमिली जिसने मुझे सपोर्ट किया, मेरा ट्रीटमेंट किया, और मैं आज ये कर पाई। और मुझे हमेशा लाइफ में मैं जो करना चाहती थी उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। जी। साथ के साथ कोई ऐसा बुरा अनुभव भी जिसको याद ना करना चाहें, कुछ ऐसा आप में से किसी के साथ? मैं नाज़नीन शेख हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और ये इसका मतलब नकारात्मक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इस पूरी ट्रिप के दौरान हमने सोचा नहीं था कि ये सारे इंसिडेंट होंगे। और रहा सवाल ये कि आपने पूछा कोई नकारात्मक जो आप बताना चाहेंगे, तो मैं तो ये कहूँगी कि जो हमारी नकारात्मक सोचे या जो हमारे साथ हुआ, हमें उसे याद नहीं करना चाहिए, हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा मैसेज ही यही है कि हम जो है सकारात्मकता फैलाएं, और जो हमारी जो बुरी यादें हैं कहीं ना कहीं उसे पीछे छोड़ के आए, क्योंकि हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मूव ऑन करने की बात कर रहे हैं। रहा सवाल ये इस पूरी इसमें हमारे, अभी मैं 46 की हूँ, हमने जितनी राजनीति की या हमने जितना समाज कार्य किया वो अभी हमारे लिए बहुत था। कहीं ना कहीं हम इस जर्नी में इसलिए ज्वाइन हुए ताकि ये जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो युवा शक्ति है, उसे आगे बढ़ाया जाए। जो एक स्टैंड शहर ने लिया वो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन के लिए ज़रूरी है, और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह ये हर एक नेता, चाहे वो जो भी यंगस्टर्स है, उसे हम प्रमोट करते हैं, लेकिन वो अपनी तरीके से, कोई राजकारण में है, कोई इसमें, लेकिन इस इश्यू पर कभी किसी ने बात नहीं किया, क्योंकि हर कोई मेंटली डिस्टर्ब है। हम जिस तरह देखते हैं, हर आप हो, आप पे प्रेशर होता है। अभी आपने इंसिडेंट सुना होगा कि कोई यूट्यूबर ने, उसके फॉलोवर कम हो गए तो उसने आत्महत्या कर ली। तो ये कितनी गलत बात है। अगर ये बच्ची खड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी हमारे ऐसे बच्चों के लिए स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो जहाँ जा रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए कि वो किस तरह हमारे समाज का, एक नए समाज का निर्माण करें। तो मेरे ख़्याल से मेरे लिए तो ये बहुत चुनौती भरा भी रहा, और इसलिए हमने इसे मतलब एक पॉजिटिवली इसे लिया, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक नए समाज के निर्माण के लिए एक जो स्टिग्मा था, ब्रेकिंग द स्टिग्मा 1 माइल एट अ टाइम, तो हमें कदम कदम पर ऐसे युवा पीढ़ी का, ऐसे युवाओं का साथ देना चाहिए ताकि वो एक नए भारत का, पॉजिटिव भारत का निर्माण करें। थैंक यू। युवाओं को लेके हमारे समाज में कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है। हमारी जो बड़ी पीढ़ी है उसके दिमाग में ये रहता है कि युवा तो बिगड़ गए हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनमें कोई सोच नहीं है, इनका कोई लक्ष्य नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ नहीं है।
हम समझ नहीं पाते उनको, उनकी चीज़ों को जान नहीं पाते। तो आपका इस पूरे टूर के दौरान मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग इलाके के युवाओं से मिले हो, युवाओं को लेके एक होलिस्टिक व्यू क्या बनता है? हमारे युवा कहाँ फंसे हुए हैं और उनको कैसे उनकी कैसी छवि आपके दिमाग में बनी है आज? देखिए हर जगह के अपना कल्चर है। जैसे हरियाणा का अपना कल्चर है, पंजाब का अपना कल्चर है। मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात के युवाओं को मैंने देखा है। हम लोग जो ये यात्रा में युवाओं से मिले वो ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनको अपना भविष्य की चिंता थी। तो कुछ लोगों से जैसे पर्सनली बातचीत भी हुई नौजवानों से, और उनको डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां इसलिए ज़्यादा शायद हो रही है, जो बच्चों से बात करके समझ में आया कि उनको कोई फ्यूचर मतलब अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं दिख रही है। पढ़ाई करके भी जितना पैसा खर्च करके भी माँ बाप कर रहे हैं खर्च, और माँ बाप क्यों पैसा खर्च करते हैं? एक अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा पढ़ के कहीं अच्छी जॉब कर लेगा, कहीं अच्छा बिजनेस कर लेगा, और युवाओं के अंदर जो हालात है उसमें वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है। उसकी वजह से देयर आर पीपल जो सुसाइड कर लेते हैं अच्छे मार्क्स लाके के भी। और कश्मीर के नौजवानों की अगर बात की जाए तो बहुत कश्मीर के बारे में जो पूरे रेस्ट ऑफ हिंदुस्तान में स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा को लेके भी नौजवान ज़्यादा परेशान हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त कश्मीर से बाहर है। जैसे ये इंसिडेंस हुआ वो कश्मीर वापस चले गए। क्या किसी और राज्य में अगर कुछ हुआ होता और मैं अगर किसी और राज्य में एज अ गुजराती मैं काम कर रहा होता तो मैं जाता? तो ये जो पूरा स्टिग्मा बना के रखा है, एक मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं है, समाज में बहुत तरह तरह के स्टिग्मा है। लड़कियों को लेके स्टिग्मा है, जाति को लेके स्टिग्मा है। ये जो स्टिग्मा है वो युवाओं के ऊपर बहुत असर करता है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों तक बहुत पहुंच रही है, और वो मिस इन्फॉर्मेशन से युवा डिप्रेस हो रहे हैं। मेरा सवाल इससे थोड़ा जी हटके जी है। जी 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 मेरा सवाल ये है कि युवाओं की जो छवि इस समय पे दिखती है बाहरी तौर पे, इमेज जो दिखती है हमारे आपको जो युवा मिले, यस वो कैसे युवा मिले? वो पॉजिटिव मिले, प्यार करने वाले मिले, नहीं पॉजिटिव, नफरती मिले, कैसे युवा मिले? पॉजिटिव तो उनको लेके क्या आपने? डेफिनेटली पॉजिटिव थे, बहुत प्यारे थे, बहुत पॉजिटिव थे, पर हाँ डिप्रेशन था, ये सारी चीज़ें थी। बट ओवरऑल सारी जगह, सारे स्टेट में, मतलब हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, ये सारी जगह हमें पॉजिटिव युवा मिले कि ये जो काम हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। इस तरीके की पॉजिटिविटी हमें, जैसे मैंने बहुत स्कूल कॉलेजेस में मेरे पास बहुत बच्चे आ रहे थे, तो उनमें मैंने जो देखा वो ये था कि दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा भी करेगा, या एक लड़की होकर आपने इतनी बाइक चला ली, आपने कैसे कर लिया, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, दीदी वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ये उनके वर्ड्स हैं, और मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। जो मैं एक इमेज अपने मतलब दिल्ली से निकलने से पहले मेरे अंदर जो डर था वो ये था कि क्या वो ये चीज़ अप्रिशिएट करेंगे लोग, बच्चे, या फिर क्या वो मतलब कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ। तो वो सारी बातें तो लेकर मैं थोड़ी घबराई हुई थी, बट मुझे बहुत ही एक पॉजिटिव सा इम्पैक्ट आया और बहुत खुश थे वो सारे। जी, मेरा नाम समन्यु है और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मध्य प्रदेश से हूँ। और इस ट्रिप के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे आपने पूछा था कि व्हाट डू यू फील अबाउट द यूथ्स ऑफ दिस कंट्री, सो जो मुझे लगा पहली बात तो कि इस जो अभी यूथ है ना वो एजुकेटेड है, वो नॉलेजेबल है, और उनको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मोस्ट ऑफ देम आर पाथ से इसलिए हटे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस आपके पेरेंट्स से। अगर उनके पेरेंट्स उनको ध्यान देते, या उनके पेरेंट्स आने जो आप हमारे से बड़ी जनरेशन है, अगर उनसे थोड़ा सा भी वो ध्यान दें तो हम भी बन सकते हैं। जिस पाथ में वो ले जाना चाहते हैं हम उस पाथ में चल सकते हैं। तो उस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो आज का यूथ है वो इधर जा रहा है, नशे की तो उधर जा रहा है, मेंटल बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जो इश्यूज़ है वो ज़्यादा आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या है कि बोलने की हमें कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं है ना। अब हमसे कहाँ पूछते हैं? हम 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के में मतलब ऐसा सिंपल सी बात है, पापा बोल रहे हैं 10वीं पढ़ लो, अच्छे मार्क्स लाओ, आगे बढ़ो। 12वीं में भी फिर 12वीं में करो, अच्छे कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलने के बाद अच्छा नौकरी लगाओ और अच्छे ही करो। हमसे कौन कब हमारी मानसिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है? आपको हमसे अपेक्षाएं ज़्यादा हैं,
और हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारे अंदर भी एक चीज़ है, ये जो अभी का जनरेशन है, मैं फोटोग्राफी चॉइस किया हूँ, मैं लड़के चॉइस किया हूँ, मैम राइडिंग चॉइस की है, सी फाइट फॉर देयर चॉइस। जी। तो क्रिएटिविटी है हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें। हम पोएट बनना चाहते हैं, हम फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, हम फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बट क्या हमारा समाज हमें अलाउ कर रहा है? बिल्कुल। जस्ट बिकॉज कि हम फाइनेंशियली उस चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है अभी, बट होगा। जी। तो अगर वो सारी चीज़ों को पे ध्यान दिया जाए और इन सब चीज़ों पे भी बात की जाए, तो आने वाले समय पे जो ये मेंटल इश्यूज़ के आ रहे हैं, वो मेरे को लगता है बहुत हद तक कम हो जाएंगे अगर आप बच्चे को वो करने दिए जो वो करना चाहता है, और उसकी एबिलिटी को आप देखें जी। जो कि वो क्या है, कैसा इंसान है। क्या बच्चा पढ़ने में तेज है, उसको पढ़ाई करवाइए, खेलने में तेज है, उसको खिलाई करवाइए। तो उसकी एबिलिटी को भी आपको देखना पड़ेगा, और ये पेरेंट्स का काम होता है। अगर 2 साल का बच्चा अपना स्कूल नहीं चूज़ करता, उसका पेरेंट उसका स्कूल चूज़ करता है। सो मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे यूथ की जो छवि है, तो वो छवि चेंज होगी आने वाले सालों में, और ज़रूर चेंज होगी, पर उसके लिए पहला कदम हमारे पेरेंट्स को उठाना पड़ेगा। और उस वजह से मतलब मेरा कहना यही है। थैंक यू जी। आखिरी सवाल कि युवाओं को इस समय पे क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर इस जनरेशन ने गिव अप करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी समय भाई ने भी बोला कि आप लड़ते ही नहीं हैं अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने वांट्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए आप आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो दूसरों को पता कैसे चलेगा। मैं ये जर्नी करना चाहती थी, बाइक लेकर करना चाहती थी। रॉयल इनफील्ड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है मेरी इस जर्नी में। उन्होंने मेरे सारे राइडिंग गियर्स दिए हैं, उन्होंने हर सिटी में मेरी बाइक को सर्विस करवाया है, ठीक करवाया है, प्लस सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत हेल्प किया है। पर मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि उन तक को लग रहा था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने मुझे बोला सर एक 200 किलोमीटर की राइड पहले कर लो, क्या पता तुम नहीं चला पाओ। बट देखो आज मैं डे 19 पे हूँ और मैंने ये कर लिया। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ खड़े हों। अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, चाहे मैं राइडिंग करना चाहती हूँ, चाहे मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ, आप मुझे करने तो दीजिए। ये सही बात है। अगर आप बच्चों को सुनेंगे नहीं, बच्चों को समझेंगे नहीं, तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे। और आप अपनी चीज़ें उन पे नहीं थोप सकते कि मेरे फादर ने दिल्ली IIT किया है तो वो मेरे से बस एक्सपेक्ट कर लें कहीं ना कहीं कि शहर भी दिल्ली IIT करेगी। शहर का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो शहर साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, शहर इंजीनियर नहीं बनना चाहती, शहर क्रिएटिव है, शहर पेंटर है, शहर राइडर है। दैट इज़ व्हाट आई एम, दैट इज़ माई आइडेंटिटी। एंड इस ट्रिप ने कहीं ना कहीं हु आई एम टुडे मुझे फिर से एक बार रियलाइज़ कराया है, जो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की इस जर्नी ने मुझे भुला दिया था कि मैं एक मेंटल हेल्थ पेशेंट से ज़्यादा भी कुछ हूँ। अब मैं एक सर्वाइवर हूँ जो दूसरों की मदद भी कर रही हूँ। सो वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड स्टैंड फॉर आवर राइट्स एंड लड़ना है हमें सबसे। अपनी आवाज़ बुलंद करके बोलना है कि ये हमें चाहिए, हमें कुछ भी करना है तो हम करेंगे। थैंक यू जी। तो लोगों को समझना चाहिए, अपने बच्चों को उनकी चीज़ों को उनको सुनना चाहिए, उनकी बात उनके दिल की आवाज़ को सुनना चाहिए और उनको फैसला लेने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये बात ये मैसेज लेके शहर और इनके साथी पूरे देश के एक बड़े हिस्से में और ऐसी विकट समय में गए हैं, तो आपको तो बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। और इस प्रोग्राम को हम ऐसे नहीं ख़त्म करना चाहते। मुझे पता चला, आपने बताया कि बहुत अच्छा नाज़मीन गाती हैं, और तो इस प्रोग्राम की, इस वीडियो की एंडिंग मुझे लगता है उस गाने के साथ होनी चाहिए। जी जी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। राह में कांटे बिखरे अगर, उस पर तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज अगर, रात को एक दिन ढलना ही है। सुबह फिर आएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। थैंक यू।
Breaking stigma around mental health, one mile at a time. Thank you.